तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की अपनी एक और नई क्लास। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप देखते हैं वीडियोज़ मेरे। अल्दो 100 लोग ही देख रहे हैं, पर मैं उसी में बड़ा खुश हो जाता हूं। इससे आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिले और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आज की जो हिंदी क्लास है, इसमें जो क्वेश्चन हम सम्मिलित कर रहे हैं, ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो यूपीएससी ने 2018 में दिसंबर महीने में वीडियो वीपीओ का एग्ज़ाम करवाया था, जिसका बाद में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके री एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं। तो ये सारे हिंदी के क्वेश्चन उसी 23 दिसंबर 2018 को कराए गए यूपीएससी वीडियो के पेपर से लिए गए हैं, जिसमें 50 नंबर जीएस के सवाल आए थे, 50 रीजनिंग के और 50 हिंदी के। तो हम जीएस वाले भी सवाल डिस्कस करेंगे और इससे आपको पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगा। और हिंदी के तो डिक्टो सवाल कई बार वैसे के वैसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प होगी आपको। अब आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। तो आपको पता है कि संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इन 3 संधियों के बाद में फिर जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है 5 प्रकार की? एक दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर यड़ संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। लेकिन शुरू में जो मूल संधि के प्रकार हैं वो 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें जो अनुस्वार संधि दी गई है, ये अनुस्वार कोई संधि नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूछा है कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, तो अनुस्वार संधि का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो टोटल होते हैं 4, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। तो इन 4 के अलावा जितने भी स्वर हैं वो मूल दीर्घ स्वर नहीं हैं। तो यहाँ पे बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में, ये तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं। और ओ जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में, ये एक संयुक्त स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कि ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये एक संयुक्त स्वर है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये आप याद कर लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने वीडियोज़ में, लेकिन आप अगर ध्यान से वीडियो देखें तो आपको लगेगा कि कम से कम 20 से 30 सवाल तैयार हो रहे हैं, कि हर क्वेश्चन से संबंधित 2-3-4 फैक्ट आपको मिल ही जा रहे हैं। तो एग्जाम में निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा इसका। तीसरे क्वेश्चन के पास अपने चलते हैं हम। अच्छा, दीर्घ स्वर होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अधिक जोर देना पड़ता है। जैसे छोटा आप जब बोलते हैं तो हल्का सांस खींचनी पड़ती है, बड़ा आ जब आप बोलते हैं तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा आ ऐसे करके। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अधिक जोर देना पड़ता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 मूल दीर्घ स्वर है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ई। ओ जो है वो संयुक्त स्वर है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संधि जैसा हमने बताया, संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इसमें जो चारों शब्द दिए गए हैं, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार, तो इन चारों का संधि विच्छेद कर देख लेते हैं तो हमें आसान हो जाएगा ये बताना कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो जगदम्बा जो है इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस अम्बा, संतोष का सम प्लस तोष, अहंकार का अहम प्लस कार और विद्यालय का विद्या प्लस आलय। अब संधि के बारे में देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मतलब विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय में स्वर संधि है और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है, विद्यालय में विद्या प्लस आलय। और संधि जब क्लियर हो जाएगा तो आप जान पाएंगे कि ये कैसे हम इस उत्तर या कंक्लूजन तक पहुंचे। तो संधि क्या होती है? संधि सम प्लस धी शब्द से मिलकर बनी है, सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस धी। और इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब शब्द के अर्थ में परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। तो संधि क्या होता है? दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, वर्ण ध्यान रखेंगे, अक्षर, तो इनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास विग्रह में 2 पदों का मिलन होता है और यही अंतर होता है समास में और संधि में। समास में क्या होता है? पदों का मिलन होता है और संधि में वर्णों का मिलन होता है। तो वर्ण और पद ये दोनों में अंतर होता है, आप जानेंगे। पद मतलब शब्द होते हैं, वर्ण का मतलब वर्ड, अक्षर जिसे तोड़ा ना जा सके। तो संधि 3 प्रकार की मूलता होती है। स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को या शब्द परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो यार निकटवर्ती वर्ड इसमें क्या है? विद्या में आ, बड़ा आ, और आलय में बड़ा आ, तो आ दोनों स्वर हैं, ये दोनों मिले तो बड़ा आ बन गया, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि होता है जब व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होता है और सब परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ध्यान रखेंगे, या तो व्यंजन का व्यंजन से हो, निकटवर्ती वर्ण, या व्यंजन का स्वर से हो, तो भी वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, जगदम्बा में जगतता जो है लास्ट में, ये व्यंजन हो गया, और अम्बा में आ ये स्वर हो गया। तो एक व्यंजन एक स्वर, इन दोनों निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ऐसे संतोष में देखिए सम प्लस तोष, माँ और ता ये दोनों व्यंजन है, तो इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। ऐसे अहंकार में अहम, माँ और का ये दोनों व्यंजन है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन विद्यालय में जो है विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे विद्या के में बड़ा है लास्ट में और आलय में शुरू में बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मिलके बड़ा बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर विद्यालय में स्वर संधि हो गया, क्योंकि 2 स्वर आपस में मिलके
शब्द विकार उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इसमें स्वर संधि हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि नहीं होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि संधि, समास, शब्द रचना, वाक्य रचना, इससे संबंधित छोटे छोटे वीडियोज हम बनाएंगे। और आपको अगर वास्तव में ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी लिख दिया कीजिए और एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब देखना पड़ता है अच्छे से कि कोई गलती ना हो तब वीडियो बनाते हैं आपकी हेल्प के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी ये जो संधि है, समास है, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द भेद, इन सब पे हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे कि आपका पूरा हिंदी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुँचते हैं। ऐसे इसी में विसर्ग संधि के बारे में भी अच्छा हमने लिखा था, तो विसर्ग संधि के बारे में जान लीजिए कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल खूब आते हैं, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मना प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। जैसे अभी जो जीआईसी लेक्चरर मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एक आया था पयोद का संधि विच्छेद, तो पयोद का पया धन ओद, उसमें भी विसर्ग संधि थी। अब देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति जो शब्द है इसका पहले समास विग्रह कर लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति बीच में आ गया के लिए क्या है, एक परसर्ग है, कारक है, विभक्ति चिन्ह है। तो अब जो विभक्ति चिन्ह वाला समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो ये इसको और क्लियर करने के लिए इस तरह से देशभक्ति में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा देशभक्ति में। तो परसर्ग या कारक जान लेते हैं तो फिर तत्पुरुष समास को समझना बड़ा आसान हो जाता है। कारक या परसर्ग कुल या विभक्ति कुल 8 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, ये जो है करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में। से अलग होने से तात्पर्य जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ से यूज हुआ है, लेकिन पेड़ को छोड़ दिया पत्ते ने तो अलग हो गया ये, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो अपादान से के द्वारा, संबंध का, की के, रारी रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे, ये 8 प्रकार के परसर्ग यानी कारक होते हैं हिंदी में। तो ये जो कारक या विभक्ति चिन्ह जब दो शब्दों के बीच में आते हैं तो यानी समास विग्रह में ये विभक्ति चिन्ह होता है, और जब उसका समास वर्ड बनता है तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इस तरह का जो समास होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो देशभक्ति जो बना है इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। और इस समास विग्रह का जब समास शब्द निकालते हैं यानी समस्त पद निकालते हैं तो वो हो जाता है देशभक्ति, यानी इसमें परसर्ग का लोप हो गया कारक का। तो ऐसी इस तरह के समास जो है वो तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, और ज़्यादा प्रिसाइज में तो कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आगे बढ़ते हैं, समाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समाज के बारे में डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन बेसिक जान लेते हैं एटलीस्ट। समास विग्रह क्या होता है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, ये एक सामासिक पद है, इसका समास विग्रह कीजिए तो राजा का पुत्र। अब जब इसका समस्त पद निकालेंगे राजा का पुत्र का तो राजपुत्र हो गया। इसमें का जो सामासिक का जो है यानी परसर्ग यानी कारक या विभक्ति चिन्ह जो है इसका लोप हो जाता है जब इसका सामासिक पद निकालते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समास इसमें वही बात लिखी हुई है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे गंगा जल है तो गंगा धन जल से मिलकर बना है गंगा जल। तो गंगा जो पहले आया वो पूर्व पद है और जल जो है वो बाद में आया तो ये उत्तर पद है, और दोनों मिलकर शब्द गंगा जल बनाते हैं, जिसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग जो है वो लुप्त हो जाते हैं। संधि और समास में ये भी एक बड़ा अंतर होता है कि संधि में किसी शब्द, किसी पद, किसी वर्ड का लोप नहीं होता जब संधि होती है, लेकिन समास में क्या होता है, समास में परसर्ग यानी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है जब समास बनता है तो। और पहला अंतर मैंने पहले ही बताया था कि संधि में क्या होता है कि दो वर्डों का, दो निकटवर्ती वर्डों का मेल होता है, और इसमें समास में पदों का मेल होता है, यही अंतर है। अब इसमें मैंने आपको आश्वस्त करने के लिए लिख भी दिया कि संधि और समास के लिए 2 वीडियोज अलग अलग से हम बना देंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में। अच्छा, समास 6 प्रकार के टोटल होते हैं, कई बार हमने बताया है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो ये पूरे 6 समास है। इसमें कई बार आ जाता है कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, अभी तत्पुरुष हमने पढ़ा ही। तो तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखेंगे। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय जो समास होता है इसमें उपमान उपमेय संबंध होता है या विशेषण विशेष संबंध होता है, और जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, और द्विगु समास जो होता है इसमें पहला पद संख्यात्मक होता है। तो ये छोटा मोटा हो गया कि उससे समझने के लिए, बाकी इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हमने जैसा प्रॉमिस कर रखा है। 5वां क्वेश्चन के पास आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रकार नहीं है। तो उत्पत्ति शब्द के प्रकार के बारे में हम जैसे बताए हैं आपको कि शब्द रचना और वाक्य रचना ये अलग अलग वीडियोज बनाएंगे। तो शब्द रचना में शब्द के प्रकार कितने अलग अलग होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शब्द 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं, शब्द रचना में उसको देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं ये 5 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 5 का सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी यौगिक जो है ये उत्पत्ति के आधार पे शब्द का एक प्रकार नहीं है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और जो यौगिक है यहाँ पे ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द का एक प्रकार है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये तत्सम वगैरह के बारे में जान लें तो तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में यूज होते हैं वो तत्सम कहे जाते हैं। तद्भव क्या होता है, वो जो तत्सम का यूज होते होते उसका रूप विकृत हो गया वो तद्भव हो गया।
देशज जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए शब्द हैं कि देसी भाषा में यूज़ किए जाते हैं। विदेशज मतलब ऐसे शब्द जो विदेशों से अलग भाषाओं से आए हैं, जैसे तौलिया, अल्पिन हमने देखा था ना, वो विदेशी शब्द जो भारत में यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन भारत नहीं है, वो विदेशी शब्द। तो ये चारों जान गए, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। अब रचना के आधार पर शब्द के जो प्रकार हैं वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हैं। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं कि जिनको आपस में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उनको तोड़ेंगे तो जो समूह अलग अलग निकलेगा वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे फल एक रूढ़ शब्द है, अब इसमें फा और ला को अलग करो तो दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। नदी रूढ़ शब्द है, ना और दी को अलग अलग करो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसा शब्द जिनको तोड़ने पर उनका वो निरर्थक बन जाते हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी जिन्हें तोड़ा ना जा सके या तोड़ा जाए तो वो अर्थहीन हो जाए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द दो ऐसे शब्दों से मिलकर बने होते हैं कि दोनों शब्दों का अपना अर्थ तो हो ही, और साथ में मिलें तो वो जो दोनों शब्द थे उसी से मिलता जुलता एक नया अर्थ बन जाए, तो वो यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे लकड़ी प्लस वाला मिला के बना दीजिए लकड़ी वाला, गाड़ी प्लस वाला मिला के बना दीजिए गाड़ी वाला, तो ये यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द ऐसा होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों से एक शब्द बनता है, लेकिन उसकी विशेषता ये होती है कि जो दोनों शब्द मिले वो सार्थक शब्द होंगे, लेकिन वो मिलने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो पुराने जो दोनों शब्द थे उनसे उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं रह जाएगा, वो एक नया ही अर्थ दे देगा योग रूढ़ में। जैसे एक प्लस दंत, तो एक का मतलब एक, दंत का मतलब दांत, इन्हें आपस में मिला दीजिए तो हो गया एक दंत। तो एक दंत बन तो गया, लेकिन एक दंत का एक और दांत से कोई मतलब नहीं। एक दंत का अर्थ जो होता है एक भगवान जी का नाम है, वो है किसका? गणपति जी का, गणेश जी का। ऐसे करके गुलाब प्लस जामुन मिला दीजिए तो गुलाब का भी एक स्वतंत्र अर्थ है, जामुन का भी एक स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन गुलाब जामुन जब मिला दीजिए तो उसमें ना तो गुलाब का कोई मतलब ना जामुन का कोई मतलब, गुलाब जामुन एक प्रकार की मिठाई हो गई, तो वो भी एक योग रूढ़ शब्द हो गया। तो होप सो कि आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। बाकी इसके बारे में हम जब शब्द रचना का वीडियो बनाएंगे तो खूब डिटेल में क्लियर करेंगे। ऐसे हमने थोड़ा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे कर दिया है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण में शब्द को निम्न आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाति से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे कौवा हो गया तो वो एक पक्षियों की एक जाति है, आदमी हो गया तो आदमी की एक जाति है, पशु हो गए तो पशुओं की एक जाति है, इस तरह की चीज़ जैसे जेनेसिस कहते हैं ना। जैसे कीड़े मकोड़े हो गए तो उनकी एक जाति है, रेप्टाइल्स की अलग जाति है, ये वाला हिसाब किताब। तो संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है हिंदी में। कौन कौन से? इंग्लिश में भी 5 ही प्रकार होता है संज्ञा का। तो हिंदी में 5 प्रकार जो संज्ञा का है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये जो 6वां हमारा सवाल है, इसमें पूछा कि इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो संज्ञा के वह रूप जो शब्दों के समूह रूप का बोध कराए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ सभा समूह का बोध कराती है। सभा एक आदमी से नहीं बनता, एक से अधिक आदमी होते हैं तो वो सभा बनता है। अब एक से जैसे अधिक हुआ तो वो समूह माना जाता है हिंदी में, चूंकि हिंदी में द्विवचन का कंसेप्ट नहीं होता संस्कृत जैसा। हिंदी में एक वचन होता है, वो बहुवचन होता है। तो एक से जैसे ही कुछ ज़्यादा हुआ तो वो फिर एक से अधिक हो गया, समूह बन गया वो। और सिंगल व्यक्ति का समूह नहीं होता, समूह में के लिए एक से अधिक लोग होने चाहिए। तो सभा में एक से अधिक लोग होते हैं तभी वो सभा बनती है। ऐसे कक्षा में भी एक से अधिक लोग होते हैं, अंडरस्टूड है ये। भीड़ में भी एक से अधिक लोग होते हैं, लेकिन दौड़ कोई समूह नहीं दिखाता है, दौड़ से कोई तात्पर्य नहीं है। आप ये ना कहें कि दौड़ में एक से अधिक लोग होते हैं, एक आदमी सिंगल भी दौड़ता है। चलिए आगे जो हो गया, तो अब ये संज्ञा के बारे में जान लिया। समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है, तो हमने बताया दौड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 6 का ये सही हो गया, सही उत्तर हो गया। 7वां नंबर आ जाइए, मुहावरे आ गए। अब मुहावरे का जिक्र ना हो तो हिंदी में, हिंदी व्याकरण का क्या ही मतलब। तो मुहावरा जो यहाँ पे है, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ जो इसमें 4 अलग अलग दिया हुआ है, हथियार उठा लेना बिल्कुल गलत है, हथियार डाल देना, हथियार गिरा देना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ है हार मान लेना। हथियार डाल देना का मतलब हार मान लेना, हाथ खड़े कर देना। हाथ खड़े कर देने का मतलब भी हार मान लेना होता है, या समर्पण कर देना होता है हाथ खड़े कर लेने का मतलब, और हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। तो 7वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हथियार डाल देने का मतलब हार मान लेना। 8वां विलोम से संबंधित शब्द, विलोम से संबंधित सवाल है कि निंदा का विलोम क्या होगा। तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा का मतलब किसी की बुराई करना, स्तुति का मतलब किसी का पूजा करना, उसका एकदम मन मनोबल करना, उसकी बढ़गई करना। तो 8वां का हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति। और 9वां शब्द है जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है कि एक वाक्यांश दिया हुआ है जिस पर आक्रमण हो, उसको क्या कहेंगे? तो आक्रमक का मतलब जो एकदम लड़ाई के मोड में हमेशा हो, मतलब डिफेंडिंग ना हो, जो अटैकिंग मोड में हमेशा हो, वो आक्रमक हो गया। तो आक्रमक से जिस पर आक्रमण हो, आक्रमक वो शब्द नहीं होगा। आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो। तो जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत। और जो आक्रमण करे उसको क्या कहते हैं? आक्रांता। जो आक्रमण करे उसको कहेंगे आक्रांता, और जिस पे आक्रमण हो उसे कहेंगे आक्रांत। आत्मघाती का अर्थ आप लोग जानते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, पक्का आएगा, और ये लोग पढ़ते भी कम है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है?
तो निपात के बारे में पहले जान लो। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। मतलब वो शब्द अगर लग जाए ना, निपात किसी शब्द के आगे लग जाए, वो उसके साथ में लग जाए, तो थोड़ा बल मिल जाता है उस वाक्य को, उस शब्द को। इन शब्दों को निपात अवधारक भी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को किसी खास बात पर जोर देकर कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? निपात को। जैसे कल बालक भी आएंगे, तो यहाँ कहते हैं कल बालक आएंगे, तो साधारण वाक्य हो गया, लेकिन कल बालक भी आएंगे तो थोड़ा जोर देकर कहा गया कि हाँ बालक भी आएंगे, तो यहाँ पे भी जो शब्द है ये निपात हो गया। दूसरा है श्याम को आज रात रुकना ही पड़ सकता है, तो यहाँ श्याम को आज रात रुकना ही पड़ सकता है, रुकना ही पड़ सकता है तो थोड़ा साधारण हो गया, लेकिन रुकना ही पड़ सकता है मतलब पक्का है, जोर देकर कहा गया, तो यहाँ ही जो शब्द हो गया निपात हो गया। ऐसे गौरी ने मुझसे बात तक नहीं की, तो गौरी ने मुझसे बात नहीं की, ये साधारण है, लेकिन उसमें गौरी ने मुझसे बात तक नहीं की, तक लगा दीजिए तो और थोड़ा सॉलिड हो जाता है सेंटेंस। तो इन तीनों वाक्यों में जो उदाहरण हमने आपको दिया, इसमें भी, ही और तक, ये तीनों शब्द जो हैं ये निपात के उदाहरण हैं, क्योंकि ये वाक्य को बल प्रदान करते हैं। अब निपात के प्रकार, इस निपात के अलग अलग तरह से अलग प्रकार डिफाइन किए गए हैं, लेकिन यहाँ जो 9 हमने लिस्ट किया है देख लीजिए। स्वीकृति बोधक निपात, इसमें हाँ, जी हाँ, ये स्वीकृति बोधक हो गए। नकार बोधक निपात हो जाएंगे जी नहीं, और निषेध बोधक होंगे मत, ऐसा मत करो, उसमें मत जो होगा ये निषेध बोधक हो जाएगा। प्रश्न बोधक निपात होगा क्या आज कोई आएगा, तो इसमें क्या जो है प्रश्न बोधक निपात हो गया। विस्मय बोधक निपात में क्या, काश। तुलना बोधक निपात में सा, कि चांद जैसा मुखड़ा है, तो उसमें सा तुलना बोधक हो गया। अवधारण बोधक निपात में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। तो ये अपना सवाल देखो, इसमें आ गया निम्न के शब्द में निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक यहाँ पे है, तो ठीक एक निपात का उदाहरण है, तो विकल्प नंबर 10 का ए सही हो जाएगा। ये किस तरह का निपात है? ये अवधारणा बोधक निपात है, जैसे ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ये सारी चीज़ें जो है ये एक निपात का उदाहरण है। आदर बोधक निपात में जी आ जाएगा कि आप बैठिए जी, तो ये आदर बोधक निपात हो गया। और बल प्रदायक बोधक निपात में तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये सब बल प्रदायक बोधक निपात हो गए। तो इस तरह से हमने निपात क्या है जान लिया, उसके प्रकार जान लिए, और ये हिंदी का लेक्चर हमारे ये 10 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। और ये मैंने फिर से बताया आपको कि यूपीडब्ल्यूएससी ने 2000 बता रहा हूँ आपको कि यूपीडब्ल्यूएससी ने 2018 में जो वीडियो बीपीओ समाज कल्याण पर्यवेक्षक का एग्जाम लिया था, 23 दिसंबर 2018, 24 दिसंबर 2018 को हुआ था पेपर, शायद 22 को हुआ था, बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, तो 22 और 23 को या 23 या 24 को हुआ था पेपर, 4 शिफ्टों में हुआ था अलग अलग। तो उसी से क्वेश्चन लिया गया, उसमें हिंदी के सवाल बहुत अच्छे आए थे, मतलब लेवल के सवाल थे, वो यूपीडब्ल्यूएससी किसी भी एग्जाम में से सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ कहने को तो 10 सवाल है, लेकिन कई सारे सवाल आपके तैयार हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब कल आपको एक जीएस का रात को ही 9-10 बजे के आसपास एक जीएस का वीडियो मिलेगा, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला जो क्लास है वो हमने तैयार कर लिया है एसओ की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारियों वालों के लिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में उसके 2 वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, एक ग्राफिकल और एक डायग्रामेटिक। तो ग्राफिकल वाला पूरा वीडियो तैयार है, अब ये 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। कब अपलोड कब होगा? जब पहला वाला वीडियो जो डाला है 2 का सेकंड वाला पार्ट, उसके 200 या उससे ज़्यादा व्यूज हो जाएंगे। तो चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए और आप वीडियो यहाँ तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।